बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से। कैप्रिकॉर्न का डीएनए, कैप्रिकॉर्न के बारे में सब कुछ, आपको बड़ी से बड़ी बीमारी कौन सी लग सकती है जिससे बचाव अभी से किया जा सकता है, या आपको किन लोगों से यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से किन से ज़्यादा खतरा होता है कि इनसे लड़ना झगड़ना, उलझना या लाइफ के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स लाना, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हों, बहुत से सीनियर जूनियर्स हो, इनमें से किससे ज़्यादा खतरा होता है, आपकी आबादी और आपकी बर्बादी के पीछे किन का हाथ होता है। सारे राज आज फाश करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शनि, सैटर्न जो कि 7.5 और ढैया का 22 बनता है, ये आपका रूलिंग लॉर्ड होता है। इसलिए अपनी लाइफ में स्लो डाउन होना, हर चीज़ स्लो करना, सुस्ती होना हर चीज़ में, या मौका आया है, शानदार मौका है, लेकिन उसके बारे में इतना सोचना कि मौका हाथ से निकल जाए, तो ये एक चीज़ है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस आपके कई मसले अगर जनरेट करता है, तो ये ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोचना जो कि हुई नहीं है। यानी कि जैसे कि डर है कि ये ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई मोबाइल छिन गया, पैसा छिन गया, उस रास्ते से नहीं जाते तो पैसा नहीं छिनता, ये नहीं करते तो वो नहीं होता, वो नहीं करते तो ये नहीं होता। ऐसा सोच सोच के अपने आप को बीमार करना, बहुत ज़्यादा सोचना। ये जो ज़्यादा सोचना है, ये आपको दो बड़ी चीज़ें तो देती ही देती है। एक तो आपकी किडनी के मसले देता है, दूसरा आपके लीवर के प्रॉब्लम्स करता है। तो ऑर्गेनिकली अगर हम अपने आपके ऑर्गेन्स के हवाले से, ये दो ऑर्गेन्स बड़े इफेक्टेड होते हैं 40 के बाद, 40 प्लस के बाद। अगर आप बहुत गुस्सा करते हो, क्योंकि गुस्सा भी आपके नाक पे धरा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ये शनि सैटर्न की वजह से आता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहना, आपका बहुत ज़्यादा फैसला ना कर पाना, सही वक्त पे सही फैसला ना कर पाना, पावरफुल डिसीजन का ना होना, ऐसा अक्सर हो जाता है। स्लो डाउन होना चीज़ों में। तो बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका चिड़चिड़ापन, आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर, आपकी कम्युनिकेशन में जो गड़बड़ी अक्सर हो जाती है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये भी बड़े बड़े मामला ख़राब करेगा। इवन आपकी तबीयत तक ये ख़राब कर सकता है। आपका फ्रस्ट्रेटेड होना, एकदम से फट पड़ना दूसरों पे, एकदम से गुस्सा उतारना, ये भी आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। आपकी ज़िद भी अक्सर औकात आपके मामलात बिगाड़ती है। आपका बहुत ज़िद्दी होना, आपकी ज़िद का पूरा ना होना और फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाना, या एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लेना, किसी से बात ना करना, या बुरा मना जाना, ऐसे मामलात भी अक्सर आपके साथ देखने को मिलते हैं। अपनी जवानी में आप बड़े मजहबी होते हो। मजहबी होना, मज़हब से कनेक्टेड किसी न किसी तरह से, और कुछ नहीं तो तस्बीहात का पढ़ लेना, छोटी मोटी चीज़ें करना, छोटी इबादत का करना, जैसे रास्ते में कोई तस्बीहात पढ़ ली, अपने रब को, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हो उसको याद कर लेना, ये भी छोटी तस्बीहात में आती है। इसको पढ़ना, ये अक्सर देखा जाता है। या फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, और कुछ तो किसी को मुफ्त में मशवरा दे देना, कोई आइडिया दे देना, कोई टिप दे देना, ऐसा बहुत आपके अंदर होता है। आप लोग कर्म करने वाले यानी काम करने वाले, आप लोग काम पर बिलीव करते हो। बेशक आप लोग स्लो डाउन होते हो, स्लो हो जाते हो, लेकिन काम करना यानी कोई काम मिला है तो उसको पूरा करना, उसकी ज़िम्मेदारी को उठाना, उसको सही तरीके से करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे करना, ऐसा आप तमाम कैप्रिकॉर्नियस मेल फीमेल में देखा जाता है। जवानी में ख़ास तौर पर टेक्निकल चीज़ें, आईटी, कंप्यूटर, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा सा काम, आपका दिमाग चलता है उसमें, अच्छा काम कर सकते हो, उससे अच्छा पैसा निकाल सकते हो। या फिर किसी ना किसी डीप नॉलेज में आगे बढ़ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इसको सीखना, डीप नॉलेज का सीखना, रिसर्च वर्क करके उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी आपके साथ अक्सर देखे गए। आप लोग अभी प्रेजेंट में क्या प्रोफेशन कर रहे हो, कौन सा शोबा, कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हो, ये ज़रूर लिखिएगा। आप लोग समाज को जानने वाले, सोसाइटी के लिए काम करने वाले, लेकिन आपको जो कहते हैं ना सफलता, ये कामयाबी आपको देर से मिलती है। अमूमन ज़्यादातर 30 मतलब 28-30 तक आपको जो है वो अच्छा वक्त देखने को मिलता है, लेकिन कहने का मकसद कि देर से आपको प्रोग्रेस मिलती है, तरक्की का रास्ता आपका देर से खुलता है। लेकिन जब खुलता है तो ऐसा खुलता है कि आप सारी कसर पुरानी जो है वो पूरी कर लेते हो। ज़्यादातर 30-32 के बाद ही आपका जो कहना चाहिए ना कि भाग्य उदय होना, किस्मत का चमकना, अच्छा वक्त दिखना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होना, औलाद का सुख मिलना, दूसरी औलाद का सुख मिलना, शादी का सुख मिलना, ये सारी चीज़ें, कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद वगैरह का काम करे उसमें कामयाबी का मिलना, आपकी जॉब के अंदर अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अपनी मन मर्जी मुताबिक चीज़ों को ख़रीद पाना, 10 दफ़ा ना सोचना पड़ना, ऐसे मामला तो होते हैं। ज़्यादातर 28-30 के बाद, यानी 30 साल से ऑनवर्ड, 30 से 40 साल में पैसा भरपूर आता है, और 40 साल के बाद फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई बड़ा काम कर पाना, बैरन मुल्क चले जाना, वहाँ पे पैसे कमाना, या कुछ बड़ा करते ज़रूर आप नज़र आते हो। आप लोगों ने कब ये पैसे का फ्लो देखा, जब लाइफ में पैसा धड़ाधड़ आया? अभी हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वो ज़रूर लिखना। अभी आ रहा है तो भी लिखना,
और मे बी आप अगर 30 से कम उम्र हो, 25 साल, अगर उसमें भी अगर आपने पैसा कमाया, कभी आपको लगा कि अच्छा पैसा आया, तो वो ड्यूरेशन ज़रूर, या क्या उम्र उस वक्त आपकी थी, ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपनी जवानी में खास तौर पे किसी से लड़ते भड़ते नहीं हो, अपने काम से काम रखना, किसी के पराये के मामलात में उलझना नहीं, किसी से पंगा नहीं लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो एक गर्म खून होता है ना जवानी में, जोश मारता खून, क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है। खून बेशक गर्मी आपको कोई छेड़ेगा, कोई आपको तंग करेगा तो गुस्सा आपका देखने के लायक होगा, लेकिन ऐसे बिला वजह गुस्सा आ जाना, बिला वजह उबाल आ जाना, बिला वजह कुछ बोल देना, ये आपके अंदर नहीं होता। इसलिए बहुत ही शांत स्वभाव कहते हैं, बिल्कुल काम डाउन होना, ठंडे मिजाज के आप लोग होते हो। जब लोग कोई भी आपको पहली दफ़ा देखता है, चाहे आपके जवानी हो, बुढ़ापा हो, जो भी एज हो, लेकिन आपको देखते ही ऐसा लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड वाले हो, बहुत गुरूर वाले हो, तकब्बुर वाले हो, रोब में रहने वाले हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा है कि नहीं, आप बताइएगा। यानी लोगों को ऐसा लगता है, या थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं कि ये डांट ना दे या फिर ये कुछ बोल ना दे। अगर आप बॉस से सीनियर हो तो आपके जूनियर से काम कैसे निकलवाना, इसका आपको बखूबी इल्म होता है। आपको पता है कौन कमज़ोर है, कौन वक्त पे प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाएगा, किस से काम कैसे निकलवाना। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप ट्रेनर हो, चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, हर लिहाज से ग्रुप लीडर हो, हर तरह से, क्योंकि आप लोग ग्रुप लीडर्स भी अच्छे बनते हो। हर तरह से अपने अपने लोअर में जो लोग हैं उनसे कैसे काम निकलवाना, इसका हुनर है। यही वजह है कि आपका रोब, आपका दबदबा, आपका अहंकार, आपका गुरूर आपके ही काम आ जाता है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं नहीं होता तो कंपनी नहीं चलती, या फिर ये लोग इनको मुझसे पूछना चाहिए, ये खुद से कैसे काम करते हैं, मेरे पूछे बगैर कैसे कोई परिंदा पर मार सकता है, कैसे मुझसे पूछे बगैर कैसे ये चीज़ें लाए, मुझसे बोला क्यों नहीं, मैं लेकर आता। ऐसा लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देना, ये भी ख़तरनाक है। अमूमन ज़्यादातर ऐसा होता है, मतलब सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपके बच्चों को आप डिपेंडेंट कर देते हो, अपनी वाइफ को डिपेंडेंट कर देते हो कि आप सब्ज़ी लाओगे, आप कुछ लाओगे, आप वाइफ हो तो घर में आप कुछ करोगे तो होगा, वरना फिर वो काम होगा ही नहीं। ऐसा है कि नहीं, ये ज़रूर बताना। नहीं, थोड़ा सा रोब और दबदबा आपका होता है घर में, लेकिन अमूमन डिपेंडेंट कर देना लोगों को, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। बच्चा है तो बच्चे के ऑफिस का या उसके कॉलेज का कोई काम है, कोई एडमिट कार्ड के हवाले से कुछ फ़ोटोकॉपी सबमिट करवाने या फॉर्म फिल करना है, तो वालिदा और वालिद भागते नज़र आएंगे। अगर वो वालिद और वालिदा कैप्रिकॉर्न है तो उनके पीछे भागते नज़र आएंगे कि उनके लिए हर काम कर देना, उनको ठोकरें ना खाने देना, उनको पैर नहीं घसने देना। क्योंकि जब वो पैर घसेगा, जब आपकी औलाद ठोकरें खाएंगे तो सीखेंगे, लेकिन आप खुद पढ़ पढ़ के उसके काम करवाते हो, इसलिए अक्सर बड़ी उम्र में भी वो आप पे डिपेंडेंट, इस तरह कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि ये खुद से अपने काम नहीं करते, हर चीज़ में मेरे पे डिपेंडेंट, तो करने वाला कौन है, ये आप मुझे बताइएगा। आप लोग डाउन टू अर्थ होते हो, हम्बल होते हो, ऐसे दिखने में ऐसे होते हो कड़क मिजाज, लेकिन अंदर से आप नरम दिल होते हो और लॉयल होते हो, वफादार होते हो, ईमानदार होते हो। आपकी ईमानदार की कस्में खाई जा सकती है, आप पे आंख बंद करके भरोसा, अगर कोई एम्प्लॉय रख रहा हो और कैप्रिकॉर्न हो तो आंख बंद करके रखा जा सकता है, इतने ईमानदार आप लोग होते हो। आपकी एक ख़ास बात है कि आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आप 80-90 साल के ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपको अकेले बैठना, वो जैसे भिल बतौड़ी, अगर आपने ऐनक वाला जिन देखा हो, क्योंकि मेरी तो उम्र है, उस वक्त मैं छोटा था, छोटा भी मीन 17-18 साल का, तो उस वक्त भिल बतौड़ी नासा जोड़ी, उस वक्त ये ड्रामा आता था, तो उसमें वो कहती थी मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, आप कुछ ऐसे हो, आप बोर हो जाओगे, आपको काम करने नहीं मिलेगा, आप वही डायलॉग, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, यानी मैं किसको तंग करूँ, यानी कुछ ना कुछ चाहिए आपको, कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी में उलझा दोगे। यानी बड़ी उम्र में भी घर के काम कर लोगे, घर का सौदा ला दोगे, कोई बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, उसका स्विच काम नहीं कर रहा, पंखे का कोई मसला है, वायरिंग का मसला है, ये जो चीज़ आपको आती है वो आप करोगे, यानी घर के लिए जो कर सकते हो करोगे, कुछ ना कुछ अपने आप को उलझा दोगे। कोई काम नहीं भी होगा तो अपने लिए काम जनरेट कर दोगे। ऐसा मेल फीमेल में देखा जाता है। 12-13 साल यानी 12-13 ईयर्स है, ये वो उम्र जिसमें आप बड़े ज़िद्दी होते हो, बहुत ज़िद करते हो, ज़िद के लिए अपने आप को बीमार कर लेना, या अपने आप को ऐसा कर लेना कि बस अब मुझे जीना ही नहीं है, ऐसा कर लेना, ऐसा बहुत इतनी ख़तरनाक ज़िद होती है आपकी। लेकिन 12-13 साल के बाद ये ज़िद कम होते नज़र आती है, और फिर कम होते होते ये ख़त्म हो जाती है, फिर आप इतना ज़िद नहीं करते। अपने माँ बाप के आप लोग बड़े लाडले होते हो, लेकिन अपने वालिद, अपने फादर के, आप अगर लड़के हो या लड़की हो, आप मामाज बॉय, फादर्स बॉय होंगे या फादर्स गर्ल होंगे, किसी न किसी तरह आपके वालिद का बहुत सपोर्ट आपको होता है, वो आपके बहुत काम भी करते हैं, हर तरह आपको सपोर्ट करना, उनके कारोबार से आपको फ़ायदा मिलना, उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर में काम करना, या उनके कारोबार में हिस्सा डालना, या कोई ना कोई तरीके से आपको ज़िंदगी में सपोर्ट उनका बड़ा ज़्यादा नज़र आता है, मोहब्बत आपकी उनसे ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन ज़्यादातर आपकी लड़ाइयाँ, युद्ध कह लें, जंग कह लें, लड़ाई कह लें, ये ज़्यादातर अपने वालिद के साथ ही देखी जाती है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, उनके साथ बहस का होना,
अक्सर वो कभी कभार बीमार भी पड़ जाते हैं आपसे बहस करते करते, ऐसा भी होता है। यानी कहीं ना कहीं उलझ जाना ये भी ज़्यादा होता है, प्यार मोहब्बत सपोर्ट भी ज़्यादा आपको वालिद का मिलता नज़र आता है, फादर का मिलता नज़र आता है। आप लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को किस तरह मुश्किल से निकालना, यूनाइटेड कैसे करना, लड़ाई झगड़े तनाज़ात को कैसे दूर करना, इसकी फ़िक्र आपको हमेशा रहती है। लेकिन चूंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपको कंफ्यूज करके रखना, आपके अंदर कंफ्यूजन का होना, डबल माइंडेड हो जाना, फैसला ना कर पाना, ये कि वो अगर कोई चीज़ खरीद भी लेते हो ना, तो अक्सर कभी कभार माइंड में आता है कि वो अच्छा था, वो मोबाइल अच्छा था, वो जैकेट अच्छी थी, वो शूज़ अच्छे थे, जिसमें ये चीज़ थी वो चीज़ थी, ऐसा सोचना, ऐसा अक्सर आपके साथ बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको शनि सैटर्न की वजह से बनते नज़र आते हैं कि आप जल्दबाजी में धोखा खा लेना, किसी पर अंधा एतमाद कर लेना, किसी को अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अक्सर ऐसे मामला भी आपको देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर जवानी के अंदर आपके अंदर डाउट्स का होना, शक का होना, शंका का होना, फ़िक्र का होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज़ करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, सोच सोच के दिमाग का दही बना देना, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। आपका अकेले में रहना, अपने आप से ही बातें करना, अपने आप ही सॉल्यूशन की तरफ जाना। यानी कोई दुख होगा, कोई तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी होगी, तो ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, किसी को नहीं बताएँगे, दोस्तों को भी नहीं। और अपने आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना, जलते रहना, या फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर देखी जाती है। कोई भी लोहे की चीज़, जैसे गाड़ी हो गया, वॉशिंग मशीन, एसी, कोई भी लोहे की चीज़, इवन मोबाइल भी हो सकता है, जहाँ कहीं न कहीं मेटल है, लोहा या कोई सिल्वर या कोई धात का बना हुआ कोई चीज़, उस पे आपका अट्रैक्शन हमेशा ज़्यादा ही देखा गया। पूरी लाइफ में ऐसी चीज़ों में ही घिरे रहते हो आप लोग। फिर वो कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका कोई आईपॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मेटल या कोई ना कोई उसमें धात यूज़ हुई हो। ज़मीन से रिलेटेड भी अक्सर आपको कैप्रिकॉर्नियन काम करते नज़र आएंगे, रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे, या ज़मीन खरीदना बेचने के हवाले से, या कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई, यानी सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर आपको इस फील्ड में नज़र आएंगे। आप लोग बुढ़ापे में आते आते 40 प्लस के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हो, वैसे वैसे स्लो होते हो क्योंकि शनि सैटर्न का साया है आपके ऊपर। लेकिन स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि आपका इस काम आपका वो कहते हैं ना, ब्लैक कॉलर जॉब करना, या ब्लैक कॉलर जॉब के बजाय वाइट कॉलर जॉब करना पसंद करते हो। आप हार्ड वर्किंग करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना पसंद करते हो। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ जवानी में तो होती है, लेकिन बुढ़ापे में ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप मेहनत करते हो, लेकिन स्मार्ट तरीके से, ऐसे कि आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, वो चीज़ें हो भी जाए खुद ब खुद। कुछ ऐसे प्लान्स करोगे, कुछ ना कुछ घर के काम, जैसे मैंने कहा ना कि घर के काम निपटाते हो, कुछ काम नहीं मिलेगा तो घर के काम निपटाओगे। सेहत आपकी फिर भी बेहतर रहती है, क्योंकि आप हिलते जुलते रहते हो, आपकी हड्डियों में दर्द कम से कम होता ज़रूर है। वो उन कैप्रिकॉर्नियंस को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं। आपके साथ ऐसा है कि अगर आप 2010 तक के अंदर अगर आप पैदा हुए, 2010 या 2000 में भी अगर आप पैदा हुए हो, तो 2006 के अंदर अगर आप पैदा हुए, तो अभी तक आपका मोबाइल का इतना क्रेज़ हो चुका होगा कि मोबाइल बगैर आपका ना रह पाना, या बार बार अपने स्टेटस को चेक करना, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, इसको चेक करना, गर्दन के अंदर एक हम्स आ जाना, गर्दन के पीछे हाथ फेर कर देखो, अगर कुंभ सा निकला हुआ है ना, दैट मीन्स वहाँ से हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। और अक्सर आपको गर्दन उठाने में, अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाओ। अगर आपकी गर्दन पीछे ले जाते हुए दर्द हो रहा है, दैट मीन्स मेरी बात सही है कि आपको अब गर्दन का जो एक सर्वाइकल है वो जनरेट होना शुरू हो गया। सर्वाइकल ऐसा पेन होता है जिसमें आप गर्दन को पीछे लेके ही नहीं जा सकोगे, लेने जाओगे शदीद दर्द उठेगा। अक्सर को इस वक्त उठ रहा होगा, या आपके कंधों में दर्द होना, शोल्डर पेन होना, सर्वाइकल का पेन होना, बैक पेन होना, लोअर बॉडी पेन, यानी जहाँ पेल्विस है आपका, उस एरिया में, निचले हिस्से में हड्डी में दर्द रहना, बैठने का काम ज़्यादा आपका होता है। अक्सर औकात ऑफिस में बैठे रहना, या बैठ कर कोई काम करना। इवन यूट्यूबर वगैरह भी, ये भी तो बैठ के ही काम करते हैं मेरी तरह। लेकिन मैं भी बैठे बैठे अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लग रहा है मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इस वक्त झूल भी रहा हूँ। मैं झूल रहा हूँ मीन्स कि लेफ़्ट राइट इस तरह करने से मेरा जो लोअर बॉडी पेन है वो रिलीज़ होता है, यानी होने से बच जाता है, या हड्डी की अकड़न के से आप बच जाओगे। तो इस तरह करते रहो। अभी भी अगर आप 40 प्लस हो गए हो तो भी, और नहीं भी हुए हो, तो इस तरह मूवमेंट करो, कोई ना कोई मूवमेंट, एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज, वही बैठे बैठे बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इस तरह से आप हड्डियों, अक्सर जो सबसे बड़ा अटैक आपको आता है वो हड्डियों का दर्द, आर्थराइटिस, ये आपका जानी दुश्मन बनता है। आपकी गर्दन का दर्द, गर्दन से लेके पैर की हड्डी तक, इवन नी पेन, एंकल पेन, ये भी अक्सर, और ज़्यादातर 50 प्लस के बाद, अमूमन 60 प्लस के बाद ज़्यादातर आपके घुटने बदलवाना पड़ना, या घुटनों को रिप्लेस करवाना पड़ने के डॉक्टर्स मशवरा देते हैं। जबकि इसको एक्सरसाइज करके भी सही किया जा सकता है, जो आप यूट्यूब पे अक्सर देखते भी होंगे
कि बैठे बिठाए ऐसी मशीनें आ गई अब तो कि जो वाइब्रेशंस आपकी हड्डियों पे देते हैं, जो घुटने के रिप्लेसमेंट को टाल देती है, ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो आपको आगे इसका भी पता चलेगा। इस तरह से आप हड्डियों के दर्द से बच जाओगे। बाकी जैसे हमने कहा कि गुस्सा, ज़िद, ये सब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इसकी वजह से आपको लीवर के प्रॉब्लम या किडनी के मसले भी सर उठा सकते हैं। किडनी स्टोन्स का हो जाना या किडनी के मसले हो जाना, फैटी लीवर का होना, बहुत ज़्यादा खाने पीने में भी आपका बहुत जाता है। खाना पीना, अच्छा पीना, चाहे वो जिंगर हो चाहे पिज़्ज़ा हो, चीज़ी चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा फैट वाली, बहुत ज़्यादा ये जो तेल में बनी हुई, काले तेल में बनी हुई चीज़ें खाना, बाहर का जंक फूड खाना, ये इसका क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं बुढ़ापे में 40 प्लस के बाद आपका ठाट पाट बहुत बढ़ जाता है। आराम से सुकून से रहना, आप ये काम दूसरे करते नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप काम खुद के भी ढूंढ लेते हो, लेकिन फिर भी आराम आफाइश वाली आपकी ज़िंदगी हो जाती है। और ये वो उम्र होती है जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे आप मजहबी होते हो, स्पिरिचुअल होते हो, जो आपको कामयाबी भी दिलाती है ज़िंदगी में, लेकिन आप बड़ी उम्र में बहुत ज़्यादा धार्मिक कह लें, मजहबी, स्पिरिचुअल हो जाते हो। आप प्रीचिंग करते हो, आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों, नवासी नवासियों को मज़हब की तालीम देते हो, अपने बच्चों को मज़हब की तालीम देते हो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जोड़ के रखते हो। एक ग्लू की तरह आप बन जाते हो, यानी कैप्रिकॉर्न बुढ़ापे में ग्लू बन जाता है, जो अपनी फैमिली को बिखरने नहीं देता। वैसे भी आप लोग फैमिली को यूनाइटेड करने पे बिलीव करते हो, और जब बुढ़ापा आता है तो आप इनको एकदम जोड़ के रखते हो, किसी को अलग नहीं होने देते हो। कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसको समझौता करवा देना, उसको रफ़ा दफ़ा करवा देना, मामलात को सुलझा देना, थर्ड पार्टी बन के उनके दरमियान आकर उनके अंदर से ये सारे मसले हल करना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। आप लोग जिस तरह बचपन में बड़े ज़िद्दी होते हो, जो जवानी में भी कुछ ज़िद आपकी नज़र आती है, बुढ़ापे में तो हद से ज़्यादा ज़िद बढ़ जाती है। हालांकि कम हो जाते हैं, मैंने आपसे कहा जवानी में एक वक्त आता है कि आप इस ज़िद छोड़ देते हो और काफ़ी हद तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, लेकिन बुढ़ापे में ये ज़िद फिर से उठ जाता है और फिर से ज़िद्दी, जैसे बुढ़ापे में ज़िद, अक्सर ज़िद्दी आपको नज़र आएंगे लोग, इस तरह की ज़िद्दी आप लोग हो जाते हो। बस बुढ़ापे में खाने पीने पे ख़ास तवज्जो देना है। 40 प्लस के बाद देखिए, अभी अक्सर जो 40 प्लस हैं वो ज़रूर बताना कौन कौन आप में से जो 40 प्लस हो चुके हैं। तो कहने का मतलब कि अब खाना, अब अगर नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, अब अगर ना किया, लिख लो, अब अगर ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी बीमारी का भी खदशा होता है। इससे बचने का आसान तरीका कि आप 7 बजे, हो सके 7 बजे या ना मैक्सिमम 8 बजे, रात 8 बजे से पहले, मेरा तो मशवरा 7 बजे का ही है, 7 बजे तक तीनों वक्त का खाना खा लो। तीनों वक्त का खाना यानी रात का आपका जो डिनर है वो 7 बजे के बाद ना हो। आप अपने किचन को ताला नहीं लगा सकते, अपने मुंह को ताला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके बाद हम नीमको खाते हैं, वो कितने बजे खाएं, या इसके बाद हम रबड़ी खाना चाह रहे हैं, आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं, वो कब खाएं? तो ये तो खुदकुशी है। आप 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे रबड़ी हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे कोई भी डोनट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, आप ऑर्डर करके मंगवा लेते हो। अब रात 2-2 बजे तक खाते हो। आप में से जो लोग 2 बजे के बाद खाना खाते हैं या रात 12 बजे के बाद खाना खाते हैं, वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये पक्का पता है कि कैप्रिकॉर्नियंस इस चीज़ में सबसे आगे हैं। यानी रात देर तक जागना, और देर तक जागने से अपने पूरे ऑर्गन्स के हो तो वो सत्यानाश तो कर देते हैं, लेकिन बहुत देर तक जागना, फिर रात को तलब हो तो फिर खाना खाना, कुछ ना कुछ मंगवाना, और देर रात खाना, अपने पैनक्रियाज के साथ जुल्म है, अपने किडनी के साथ जुल्म है, अपने लीवर के साथ जुल्म है। यही 3 ख़राब होने को चले जाते हैं जब आप इस तरह करते हो। अभी भी रुक जाओ, 40 प्लस हो गए, अभी भी 7 बजे तक खाना शुरू करो। आप दुआओं में याद रखोगे, सबसे पहले आपकी शुगर कम होने की खबर दोगे, उसके बाद आपकी किडनी के कोई मसले वो सही होंगे, आपकी जोड़ों के दर्द, हड्डियों का दर्द सही होगा, आपका सर दर्द, माइग्रेन सही होगा, आपकी बीनाई के अंदर फ़र्क देखोगे, आपके सोचने समझने, आपकी एक्टिवनेस के अंदर फ़र्क देखोगे, बहुत कुछ, बहुत इससे कई गुना ज़्यादा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप करके देखो। शाम 7 बजे तक 3 वक्त का खाना खा लो, चाहे आप जो खाते हो, जिंगर, बर्गर, ब्रोस्ट या कुछ भी तला हुआ कुछ भी खाते हो, मैं वो भी कहता हूँ कि 7 बजे तक खा लो जो खाना है। और फ्रूट का, वेजिटेबल्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये आपके सेहत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बुढ़ापे में 40 प्लस के बाद आपकी किताबों को पढ़ना, या कुछ नहीं तो यूट्यूब से कुछ ऐसी वीडियोस देखना जो मालूमाती हो, नॉलेजेबल हो, नॉलेज हासिल करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया एक्वायर करना, ये यूँ कहना कि कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हो, कुछ ना कुछ नॉलेज को जमा करना, दूसरों को बांटना, ऐसा बड़ा शौक़ आपको हो जाता है। क्योंकि अगर 40 प्लस आपकी उम्र है तो आपको अपने अपने स्वास्थ्य कह लें, अपने सेहत के हवाले से बड़े इश्यूज़ होंगे। आपको बड़ी फ़िक्र होगी कि मेरी सेहत क्यों बिगड़ते जा रही है, क्यों उस पे कंट्रोल नहीं आ रहा है। अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस कमेंट्स में भी बताते हो कि हमें ये बीमारी है, हम परेशान हो गए, हम सही नहीं हो रही, सेहत हमारी कब सही होगी, कब हमें आराम मिलेगा, ऐसा बहुत सवाल आता है।
और ये बुढ़ापे के बाद 40 प्लस के बाद बढ़ जाता है कैप्रिकॉर्न। इनको ख्याल रखना पड़ेगा। जो हमने मशवरा दिया अमल करना। कमेंट्स में आके 15 दिन में बताना, मैं नहीं कहता हूँ 15 साल में बताना, 15 दिन में बताना कि 15 दिन नेम गुरु 15 दिन हमने 7 बजे खाना खाया है, 3 वक्त, उसके बाद हमने सिर्फ पानी पिया है, और फिर सुबह नाश्ते में 9, 10, 11 बजे जो भी आपका नाश्ते का टाइम है उसमें हमने नाश्ता किया है। आपने 13-14 घंटे फास्टिंग कर ली होती है, और यही फास्टिंग आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, इवन आप मानो ना मानो कैंसर तक का इलाज है। कैंसर को भी उसकी फूड सप्लाई आप काट देते हो, और उसको जब खाना नहीं मिलेगा तो कैंसर सुकड़ के निकल जाएगा बॉडी में से। आप करके देखो 15 दिन में आपको क्या फ़र्क आया, सिर्फ 15 दिन में। ये आप कमेंट्स में आके बताना लाजमी है। अगर आप करना शुरू करते हो आज से, आज से अहद करते हो मेरी तरह कि 7 बजे के बाद नहीं खाना है, आप मुझे 15 दिन में बताओगे क्या कुछ बड़ा फ़र्क कैप्रिकॉर्नियंस ने देखा। एक बात बता दूं, 15 दिन से 1 महीने अगर आप ये करोगे ना, तो जिनको हाई डोज की इंसुलिन लगती है, इंसुलिन लास्ट स्टेज है, मैं आपको बता दूं, शायद आपको यकीन ना है कि इंसुलिन लेना बिल्कुल ऐसा है जैसे कैंसर का चौथे स्टेज का, यानी 4th स्टेज का कैंसर होता है ना, उसको क्या कहते हैं भाई, अब आप अल्लाह पे भरोसा करो, आप मज़हब पे जाओ, आपके पास 1 या 2 महीने हैं बस। ये चीज़, ये हालत होती है जो कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने लोगों को मरते देखा है, अपनी वालदा को देखा है। उनको खाने का बड़ा शौक़ था, चावल खाना और तली हुई चीज़ें खाना, यानी उनको खाने पे रोक नहीं। वो कप तोड़ देती थी अगर मैं उनको बोलता था ना कि आप परहेज़ करो, थोड़ा ख्याल रखो, आपका शुगर इतना बढ़ा हुआ है, तो कप उठा के फ्रिज पे मार के तोड़ देती थी, नहीं मानती थी वो। तो उनकी उम्र कितनी हुई, 51 ईयर्स। 51 ईयर्स में जब सुनामी आया था उस वक्त चली गई वो। कहने का मकसद यही कि ये है कि, और चली भी कैसे गई आपको बताऊँ, कि इंसुलिन लेते हुए गई हैं वो। इंसुलिन लिया है उन्होंने, या तो डोज ज़्यादा हो गया, क्या हुआ कि वो इंसुलिन पेट में, आपको पता है इंसुलिन के इंजेक्शन वो लेते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं जो लेते हैं, वो गौर करना, बहुत ख्याल रखो, डोज ज़्यादा नहीं होने देना। कुछ ऐसा लेने गई कि उस बस लिया और सर डाल दिया उसके बाद। तो कहने का मकसद कि इंसान के हाथ में होती है अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करो। अल्लाह ताला ने जल्दी मरने के लिए आपको बनाया ही नहीं है। अगर आप बोलते हो भाई ये ज़िंदगी थी, अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो भी 70-80 साल जी जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपकी चले आपकी ज़िंदगी थी तो आप 70-80 साल भी सिगरेट पी रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, तो हम लोग वजह खुद पैदा करते हैं। अपनी वजह को आप देखो, क्योंकि अक्सर औकात आपको जो बीमारियाँ लगी हुई है कैप्रिकॉर्नियंस को, उसकी वजह आप लोग खुद हो। आपको अल्लाह ताला नहीं देता बीमारी। ये बड़ी से बड़ी कसौटियाँ, ये बड़ी बड़ी आजमाइशें आपके खाने पीने की वजह से पैदा होती हैं, आपके एहतियात ना करने की वजह से पैदा होती है, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। इवन कैंसर भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, आपको मानना हो या ना मानना हो। आज से 5-10 साल के बाद देखना, ये एक पेपर में आपको लिखा नज़र आएगा कि ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ये तो कोई ऐसी बीमारी है नहीं जो जेनेटिक्स हो, या आपको जीन्स के थ्रू मिली हो, या आपके रिश्तेदारों से मिली हो। ये हम खुद पैदा करते हैं। बस आप करके देखो, इंशाल्लाह आप बड़ी खुशखबरी दोगे। बुढ़ापे की उम्र में भी आप ऐसी जगह जाना पसंद करते हो जहाँ से कहीं नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रोडक्टिव होने को मिले, तो ये आपका शौक़ रहता है। अब हम आपकी औलाद के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड के हवाले से भी बात करेंगे। हम बुढ़ापे पे छोड़ नहीं रहे, हम यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो औलाद के हवाले से बात करें कि आपकी औलाद कैसी होती है। अभी किन कैप्रिकॉर्नियंस के काम आएगी, जिनकी शादी नहीं वो उनका क्या काम, कभी तो औलाद होगी ना, कैसी होगी आपको अभी से पता होगा कि मेरी औलाद बहुत ही खड़े दिमाग होने वाली है, बात बदतमीज़ी करेगी, बात नहीं मानेगी, मुझे बीमार कर देगी, तो आप पहले से तैयार होगे। और आपको पता होगा कि आपकी औलाद तो बहुत ही शांत तबीयत की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताबेदार होगी, तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखोगे। और जिनकी औलादें हो गई है वो कमेंट्स करके बताओगे कि ये बात हमारी सही है कि नहीं है, कि वाकई में आपकी औलाद ऐसी है कि नहीं है। और बूढ़े हो गए, जाहिर सी बात है औलाद को देख चुके हो, तो आप भी कमेंट्स करोगे कि आपकी औलाद वाकई में ऐसी थी कि नहीं थी। आपके पाँचों घर आपकी औलाद का घर होता है, जिसका जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, वीनस को माना जाता है। पहले देखो वीनस है क्या चीज़। शुक्र, वीनस, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड सिल्वर, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना, इसका फ़ायदा उठाना, ये आपकी औलाद में होता है। प्रेम प्यार बांटने वाले, प्रेम प्यार करने वाले, दूसरों को रख रखाव करने वाले, ऐसा होता है। यानी ये सब इस प्लानट की खुसूसियत है जो डायरेक्टली आपकी औलाद में, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों में ये नज़र आएंगे। आपकी औलाद बिल्कुल आपके विपरीत कह लें या उलट, आपके उलट होते हैं। अगर आप ए हो तो वो जेड होंगे, ऐसा। यानी आपके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मूडी होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना, बहुत ज़्यादा इरादा बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, पल में तोला पल में माशा, ऐसा बहुत अपने बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। लग्जरी को एंजॉय करने वाले, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस का हुसूल करने वाले, इनकी ख्वाहिश होती है, बड़ा से बड़ी ख्वाहिश। एक ख्वाहिश ख़त्म होगी दूसरी शुरू होगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी शुरू होगी। डिमांड्स के आप पूरी कर करके थक जाओगे। अब वालिद हो या वालदा हो, माँ हो या बाप हो, दोनों सूरतों में आप पिसोगे कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने में, उनकी डिमांड्स को पूरा करने में। एक के बाद एक आती रहेगी और आप तंग आ जाओगे कि ये ख्वाहिशात ख़त्म क्यों नहीं होती।
लग्जरी को एंजॉय करने वाले, पैसे कमाने के ज़राए बनाने वाले, ऐसे आपकी औलाद होती है। अपने आप को खूबसूरत दिखाने, क्योंकि खूबसूरती दिखाने का काम भी इसी शुक्र वीनस के अंडर में आता है। यानी किसी को खूबसूरत बनाना, किसी को जाज़िब नज़र बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। आपकी औलाद अट्रैक्टिव भी होती है, खूबसूरत होती है। अपने आप को अप टू डेट रखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, आप ये सहूलत देते हो उनको, और इतना देते हो कि फिर उसके आदी हो जाते हैं। अक्सर औक़ात आप इतनी सहूलत, इतनी आज़ादी दे देते हो अपनी औलाद को, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हद से ज़्यादा पैम्पर करना अपनी औलाद को, ये बिगाड़ देगा। अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस की औलाद बिगड़ जाती है। वजह ये कि या तो वालिद ने इतना प्यार दिया या वालिदा ने इतना दिया है कि हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि अब वो खुद तो अपना काम नहीं करते, लेकिन हर चीज़ के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ऐसा अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस के साथ हो जाता है। लेकिन आपकी तरह ज़िद्दी या गुस्सा ज़्यादा नहीं होता है। गुस्सा एक कंट्रोलेबल होता है, ये समझाने पे समझ जाते हैं। ज़िद होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी आपकी ज़िद होती है। कंट्रोलेबल, वो भी समझाने पे ये समझ जाते हैं। गुस्सा इनको बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बड़ा बॉम्ब ब्लास्टिक आता है, यानी कि एकदम हाइपर हो जाना, फट पड़ना, ऐसा। लेकिन नहीं आता है तो काम डाउन, ठंडे मिजाज के होते हैं। हर चीज़ को अपने तरीके से करने की आदत होती है, यानी अपने तरीके से करना, अपने मर्ज़ी मुताबिक करना, ऐसा बहुत आपकी औलाद में देखा जाता है। चीज़ों को मैनेज करने का अक्सर शौक इनमें देखा गया है। घर को कैसे बनाना है, संवारना है, सजाना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा करना है। चीज़ों को अच्छा, खुद को तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अपने घर को भी कोई आए तो वो तारीफ़ करे कि क्या घर है, क्या अच्छा सेटअप किया है, कितना अच्छा इंटीरियर है, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ऐसा कुछ आप चाहते हो कि आपकी औलाद चाहेगी कि उनको कमेंट्स मिले दूसरों से कि अपना कमरा भी अच्छा सजाएंगे, घर को भी अच्छा सजाने की कोशिश करेंगे। लड़कियां होंगी, घर को जन्नत बना देंगी। अगर लड़कियां आपकी औलाद में अगर बेटियां हैं तो आप खुद बताना, आपकी बेटियां क्या आराम पसंद है, सारा दिन आराम करना, मोबाइल पे लगे रहना, ऐसा है, या फिर इसे हट के थोड़ा सा घर के काम भी करना, घर को भी सजाना संवारना, ये भी उनके अंदर देखा जाता है। लड़कों के अंदर भी बताना क्या ये खूबियाँ उनके अंदर है या नहीं है। पढ़ाई के मामला में थोड़ा एवरेज देखा गया। आपकी औलाद बहुत ज़्यादा टॉपर्स तो नहीं होते, बहुत कम ऐसा देखा गया कि टॉपर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर एवरेज पढ़ाई, यानी इतना पढ़ लेना कि जो एग्ज़ाम में आ जाए, अच्छे मार्क्स ले लें और अच्छे करियर में अच्छा ग्रोथ कर लें। करियर में अच्छे होते हैं, करियर में आपका बेटा हो बेटी हो, ये आगे अपना नाम करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे, अब अपना टैलेंट वहाँ पर दिखाएंगे। अब अगर आपके हस्बैंड आपके रिलेशंस की बात करें तो आपके सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद है, मून। हर 2.25 दिन में जगह चेंज करता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। अब आप सोचें आपके औलाद में क्या क्या चीज़ है, ये आपको चांद की खुसूसियत बता रहे हैं, आप खुद बताओगे कि ये है कि नहीं है। मूड स्विंग का बहुत होना, बहुत ज़्यादा बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, एक चीज़ में कंसिस्टेंसी ना होना, यानी कि एकजुट होकर काम ना करना। एक जिम्मेदारी ली है, बड़े भाई ने कुछ दिया है काम करने को, वालिदा ने कुछ काम दिया, वो काम भूल जाना, या अभी भूल गए बाद में कर लेंगे देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड रखना। ये है कि नहीं है आपकी वाइफ में या हस्बैंड में। यानी चूँकि बात वाइफ और हस्बैंड की हो रही है तो दोनों सूरतों में ये चीज़ें ज़्यादा आपको, मूड स्विंग उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, यानी कि अभी मूवी देखनी है और अब थोड़ी देर के बाद अब नहीं देखना है, मूड नहीं हो रहा, या ये करना है अब नहीं करना, रेस्टोरेंट जाना है अब नहीं जाना, मूड नहीं हो रहा, ऐसा बहुत होना। यानी एकदम से चेंज हो जाना, अपने अंदर एकदम चेंज ले आना, ऐसा आपकी वाइफ हस्बैंड में बहुत देखा जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, बहुत ज़्यादा सीरियस होना, बात बात पे सीरियस हो जाना, ऐसा भी बहुत देखने को मिलेगा। इमोशनल बहुत जल्दी हो जाना, किसी को दुख में तकलीफ में देख के एकदम इमोशनल हो जाना, आंखों से आंसू आना, उसकी मदद को दौड़ पड़ना, ऐसा अक्सर आपकी वाइफ हस्बैंड में देखा जाएगा। दिल के बड़े ईमानदार होते हैं, साफ़ सुथरे, लॉयल, या आपके साथ वफादार होते हैं। जल्दी से किसी की बातों में आके पिघल जाना, अक्सर कभी धोखा भी खा जाते हैं कि कोई इनका फ़ायदा उठा ले, इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा ले, ऐसा अक्सर। लेकिन आपको प्यार करने वाले, आप चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको ज़्यादातर प्यार करने वाला, रोमांटिक होगा। अब आप बताना कितना रोमांटिक आपका पार्टनर है कि नहीं है, ये ज़रूर बताना। ये आपको प्यार तो करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, जैसे आई लव यू बोल देना, या कभी फ्लावर्स लेके आ जाना, कभी आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ जाना, या कभी आपको कोई इशारा देना कि वाकई में वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होगा। दिल से बहुत प्यार करने वाले होंगे, लेकिन जताना, दिखाना, ये उनके अंदर नहीं पाया जाएगा। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को कैसे लेके चलना, बच्चों की देखभाल, परवरिश कैसे करना, ऐसा बहुत उनके अंदर देखा जाएगा। आपकी कोई बात या घर वालों की कोई बात चुभ जाए या उनको बुरा लग जाए, फिर तो महाभारत समझ लो, फिर तो लड़ाई झगड़े, फसाद होना शुरू हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ भी सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखना, एकदम से संकी हो जाना, वो क्या कहते हैं, माथा सटक जाना, ऐसा बहुत आपके हस्बैंड या वाइफ में देखा जाएगा। जहाँ आप किसी बात पे अड़ गए, उनकी किसी बात पे आपने सामने कुछ बोल दिया, या उनकी कोई बात को ना माना, या उनकी बात पे ना चले, तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप जितना एडजस्ट करके रहोगे, आपके लाइफ पार्टनर से आपकी लंबी निभेगी, आपका लॉन्ग टर्म पे रिलेशन चलेगा, वरना ये बड़े कोई गारंटी नहीं कि आगे चल के मसले ना हो। लेकिन ये कि
आप दोनों ऑपोजिट रुख हो, मैग्नेट के जैसे होता है ना, आप लोग आपस में अट्रैक्शन कम और रिपल्शन अक्सर ज़्यादा हो जाता है। यानी जहाँ तक सोचने समझने या यूँ कह लें कि नज़रियात का फ़र्क है, उसमें अक्सर आप में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसा बहुत देखा जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कैप्रिकॉर्न बताना कितना रिलेट किया, आपको कितना लगता है कि कितनी बातें इसमें से सच होते हुए नजर आई। बीमारियों के हवाले से ख्याल रखना, अक्सर आपको बीमारियां ज़्यादा लग जाती, किस वजह से लगती है वीडियो में बताइए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जोड़े में सामने लिंक पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।